जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चंद्र क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग जो है लिखित संविधान के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कल अलिखित संविधान के बारे में चर्चा हो चुकी थी कि किस तरीके से अलिखित संविधान किसे कहते हैं और उसके गुण क्या होते हैं और दोष क्या होते हैं, है ना। आज हम लोग जो है लिखित संविधान पर चर्चा करेंगे और इसके गुण पर भी जो है इसकी क्या विशेषताएँ होती हैं इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे और इसके दोष क्या होते हैं इस पर भी चर्चा किया जाएगा। सबसे पहले ये जानिए कि लिखित संविधान किसे कहते हैं। जैसे कि इस बात पर भी चर्चा हुई है ना कि संविधान देश का सर्वोच्च नियम कानून होता है जिसके माध्यम से देश के शासन पद्धतियों का जो है संचालन किया जाता है और शासक और शासितों के बीच में जो अधिकार क्षेत्र है, कर्तव्य है, संस्थाओं का जो निर्धारण है उनका किया गया है, मतलब उनका निर्धारण किया जाता है। लिखित संविधान इन्हीं सभी जो नियमों कानूनों का संग्रह होता है और उसे रिटन फॉर्म में रखा जाता है ना। यह दो प्रकार से हो सकता है, एक क्रमिक विकास के रूप में जो संचय कर लिया जाए, लिख लिया जाए, और एक होता है कि जो संविधान सभा के द्वारा लिखा जाए। अक्सर करके जो लिखित संविधान का हम लोग मतलब समझते हैं वह संविधान सभा के द्वारा, है ना। संविधान सभा के द्वारा हम लोग इसे समझते हैं। विश्व का पहला लिखित संविधान कौन सा था? संयुक्त राज्य अमेरिका का। कब लिखा गया था? 1779 में, है ना। और फिर उसके पश्चात जो है फ्रांस का संविधान और जो भारत का संविधान है उसे भी लिखित संविधान की श्रेणी में रखा जाता है। भारत का संविधान भारतीय संविधान सभा के द्वारा लिखा गया है। कब? 1950 में जो है बनकर 1950 में बनकर तैयार हो गया है ना। उसे लागू किया गया, 1949 में बनकर तैयार हुआ, 1950 में लागू किया गया। तो ये तो परिभाषा हो गई कि लिखित संविधान किसे कहते हैं। लिखित संविधान देश के सर्वोच्च नियम कानूनों का लिखित संग्रह है जिसके माध्यम से देश के नियमों कानूनों का जो है शासन पद्धति का संचालन किया जाता है। यदि इसके गुण की बात करें कि इसके गुण कौन कौन से होते हैं और इसके अवगुण कौन कौन से होते हैं तो उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले जैसे इसके गुण पर ध्यान देंगे तो इसका एक विशेष गुण ये है, 1 सेकेंड यहाँ पर कर लेते हैं, कि यह जो है स्पष्ट होता है और सुनिश्चित होता है। क्या? स्पष्ट और वह निश्चित होता है। इसमें स्पष्टता होती है क्योंकि जब चीजें लिखी गई हैं और लिखकर उन्हें एक जगह पर संग्रहित किया गया है तो यदि किसी भी प्रकार का कोई संशय उत्पन्न होता है, कोई मतभेद उत्पन्न होता है तो उसे जो है पढ़कर उसकी व्याख्या की जा सकती है, जाहिर सी बात है। और इसका ये प्रभाव पड़ेगा कि स्पष्टता अधिक होगी, है ना, निश्चितता अधिक होगी और व्याख्या में सरल होता है ना। इसकी व्याख्या जो है व्याख्या सरलता से की जा सकती है, सरलता पूर्वक। क्यों? क्योंकि जब नियमों को लिखकर रखा गया कि नियम क्या है तो आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं। यदि नियम लिखे ही नहीं जाएंगे, बस उसे याद रखा जाएगा व्यवहार में या फिर परंपरा में या फिर जो है अपने जीवन पद्धति में, तो समय के साथ उसमें बदलाव होना स्वाभाविक है ना। लेकिन जब उन्हें लिख कर रखा गया है तो उसकी व्याख्या जो है, यदि कभी भी किसी भी प्रकार की जो है दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है कि क्या सही है क्या गलत है, तो उस पर जाके उस जो है संविधान के पन्नों को पलटकर उसकी व्याख्या की जा सकती है। और अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा, अधिकारों की सुरक्षा, है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत जो संविधान लिखित स्वरूप में रखा गया है उसमें नागरिकों के अधिकारों को भी सम्मिलित किया गया है कि नागरिकों के अधिकार कौन कौन से होंगे, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जहां पे संविधान लिखित स्वरूप में नहीं होगा वहां पर क्या होगा? वहां पर जो है अधिकार जब लिखित ही नहीं होंगे तो उनकी सुरक्षा और गारंटी की कोई बात ही नहीं होती है ना। आगे यदि ध्यान दें कि लिखित संविधान के और कौन से गुण हैं तो इसमें स्थायित्व होता है। क्या? स्थायित्व की भावना पाई जाती है। ये समय के साथ, ऐसा कुछ नहीं कि बस कोई भी वो हुआ, चुनौती आई तो जो सत्ता पक्ष है या फिर जो सरकार में है वे उसे अपनी इच्छा अनुसार तुरंत बदल दें, ऐसा नहीं है। लिखित संविधान होने पर उनमें जो है संशोधन की प्रक्रिया पाई जाएगी।
ब्रिटेन में क्या है, अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान होने के कारण वहाँ का संविधान अत्यंत सरल है ना। यद्यपि जितने भी देश लिखित संविधान जिन्होंने अपनाया है, उनका संविधान जो है या तो बीच बीच का मार्ग है, थोड़ा सरल थोड़ा जो है जटिल कठिन, या फिर अत्यधिक कठिन अत्यधिक जटिल, है ना, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिखित संविधान है उसमें स्थायित्व तो पाया जाएगा, और इसका प्रमाण जो है भारतीय संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ये सब हैं। और ये जो है अल्पसंख्यकों के भी विषय में इनमें व्याख्या की गई रहेगी। अल्पसंख्यक हितों की भी बात की जाएगी, उन्हें भी ध्यान में रखा जाएगा, है ना। क्योंकि जो शासन पद्धति है वह देश के सभी लोगों के लिए है, सिर्फ बहुमत या बहुसंख्यक के लिए नहीं है, बल्कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, समूह है, जातिगत, भाषाई, है ना, धार्मिक, सभी प्रकार के, उनके भी हितों को ध्यान में रखा गया है। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। और उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी व्याख्या के लिए जो है क्या होगा, एक न्यायपालिका होगी, सुप्रीम कोर्ट पाई जाएगी, है ना, जिसके ऊपर दायित्व होगा इस लिखित संविधान की व्याख्या करना, है ना। और क्या, यह जो है अधिक श्रद्धा और सम्मान का पात्र होता है, अर्थात सम्मानित होता है यह संविधान। लोग जो है संविधान को बहुत रिस्पेक्ट देंगे, और किसी भी विषय पर यदि मतभेद उत्पन्न होता है तो लोग जो है इस बात पर तुरंत गौरव के साथ जो है खड़े होकर कह सकते हैं कि हमारे संविधान में इन इन बातों को शामिल किया गया है, इन इन चीज़ों को लिखा गया है। तो ये क्या है, ये लिखित संविधान के गुण हैं, है ना। अब चलते हैं इस पे चर्चा करते हैं कि इसके दोष कौन कौन से हैं क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी भी संविधान में सिर्फ गुण ही पाए जाए, कुछ दोष भी होंगे। तो दोष कौन कौन से हैं उसको हम लोग देखते हैं। जो लिखित संविधान होगा उसका पहला दोष यह होगा कि राष्ट्र के साथ विकसित नहीं हुआ है ना। राष्ट्र के साथ विकसित नहीं हुआ है, इसे समझते हैं। देखिए, लिखने के प्रक्रम में क्या है, संविधान सभा के द्वारा तो संविधान बनाया जाना है, तो संविधान सभा किसी एक विशेष समय में उपस्थित होकर जो है देश के हितों को ध्यान में रखते हुए, देश के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए लिखित संविधान तो अपना लिया, लेकिन क्या उस देश की जनमानस वास्तव में उनके व्यवहार में ये आया है कि जो संविधान लिखित अपनाया जा रहा है उसके अनुसार उनकी कार्यशैली हुई है कि नहीं, है ना। आप समझ पा रहे हैं, इसे और सरलता से समझें, क्योंकि जब लिखित संविधान अपनाया जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ लक्षण, कुछ जो है अच्छी बातें दूसरे देशों से लेने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन जो दूसरे देशों से अच्छी बातें ली जा रही हैं उसके लिए हमारे देश का या फिर उस देश का जो जनमानस है जहाँ पर संविधान अपनाया जा रहा है वो व्यवहारिक रूप में अभी उसके जो है हैबिचुअल नहीं हुए हैं, है ना। आप कह सकते हैं कि उनकी आदत नहीं पड़ी हुई है। जैसे संविधान सभा 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, जो भी 3 साल में संविधान बनाकर निर्मित कर देगी, संसदीय प्रणाली होगी या अध्यक्षीय प्रणाली होगी या फिर लोकतांत्रिक प्रणाली होगी या फिर जो है गणतांत्रिक प्रणाली होगी, या जो है आप कह सकते हैं कि मताधिकार का, जो कुछ लोगों को मताधिकार दिया गया है, सभी को मताधिकार दिया गया है, जो भी प्रकार के हैं विशेषताएं, वे सभी लोगों के जीवन शैली में अभी व्यवहार नहीं होंगी। और लिखित संविधान होने के कारण भविष्य में यदि किसी प्रकार की चुनौती उत्पन्न होगी, समस्याएं आती हैं, जटिलताएं आती हैं देश के सामने, राष्ट्र के सामने, तो ऐसे में लिखित संविधान होने पर सरकार जो है उसमें परिवर्तन करना थोड़ा सा कठिन होता है, और देश के विकास में जो है ये सारी बातें जो है कहीं न कहीं से विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। क्यों? क्योंकि संविधान में संशोधन नहीं किया जाएगा, थोड़ा सा जटिल है, और ऐसे में क्या होगा कि देश के जो विकास के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं, विषय हैं, संशोधन है, उनको जो है करने में जटिलता उत्पन्न होती है। तो यह क्या है, विकास में जो है कहीं न कहीं से थोड़ा सा गतिरोध उत्पन्न करता है। यद्यपि ये जान लीजिए आप व्यवस्थित तरीके से कि यह सब हम सैद्धांतिक चीज़ों को पढ़ रहे हैं, किसी भी राष्ट्र में
समय काल परिस्थिति और उनकी आवश्यकता और उनकी जो हम कह सकते हैं राजनीतिक जो सामाजिकरण हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए इतिहास, भूगोल, सुरक्षा सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए किसी राष्ट्र के वर्तमान प्रगति पर हम चर्चा कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर जो है उत्तर प्राप्त होगा कि कोई राष्ट्र विकसित क्यों है, विकासशील क्यों है, अल्प विकसित क्यों है, पिछड़ा क्यों है, क्यों कुछ राज्यों ने, क्यों कुछ राष्ट्रों ने साम्राज्यवाद के जो है परम पीक पर जाकर फिर उनका जो है पतन हो चुका है और नए नए राष्ट्रों का उद्भव हो चुका है। कुछ जो राष्ट्र हैं विकास की प्रक्रिया में बहुत आगे तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, कुछ राष्ट्र जो है अभी भी मूलभूत आवश्यकताओं को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, जैसे भोजन हो गया, आवास हो गया, शांति सुरक्षा, इन सारी चुनौतियों से अभी भी जूझ रहे हैं। लिखित और अलिखित संविधान उसमें एक छोटा सा कारण हो सकता है ना। ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, फिर भी वहाँ पे जो है अच्छा खासा विकास है, लेकिन विकास का मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था ही है या फिर जीवन शैली ही है या फिर जो विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में है या फिर अन्य राष्ट्रों के प्रति जो आप कह सकते हैं सॉफ्ट पॉलिसी है, सॉफ्ट पावर की डिप्लोमेसी है वह। तो ये सब अलग अलग जो है मानदंड हो सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्रांति का कारण बनता है, और हाँ एक चीज़ ये भी जानना है कि देश के साथ जब ये विकसित नहीं होगा तो ये देश के विकास में बाधक उत्पन्न करेगा, है ना। राष्ट्र के विकास में बाधक, है ना, कभी कभी यह बाधक भी उत्पन्न होता है और इसके द्वारा क्या होगा कि क्रांति की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब समय के अनुसार इसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो असंतोष जो है जनमानस में धीरे धीरे जो है बढ़ने लगेगा और फिर जो है उसका क्या परिणाम होगा, एक ना एक दिन व्यापक स्तर पे जब जन आक्रोश का गुस्सा फूटेगा तो फिर क्रांति जैसी एक जो है बड़ी घटना जो है देखने को हमें मिलती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया कि लिखित और अलिखित संविधान की व्याख्या हो गया। अब संविधान में संशोधन के आधार पर, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि संविधान 3 प्रकार से हम लोग अध्ययन करेंगे। विकास के प्रक्रम में कितने प्रकार के संविधान होते हैं, उनके संग्रह के आधार पर, लिखित और अलिखित, और फिर अब हम बात कर रहे हैं कि उनमें संशोधन के आधार पर 2 प्रकार के संविधान होते हैं। कौन कौन से, इसकी चर्चा करते हैं। संशोधन के आधार पर संशोधन के आधार पर संविधान कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। सरल संविधान या फिर दूसरा जो है आप कह सकते हैं ये पहला जो सरल संविधान है या फिर आप कह सकते हैं लचीला संविधान, इसे लचीला संविधान, है ना। चलिए दूसरा जो है वह है कठिन जटिल संविधान या फिर जटिल संविधान, या आप इसे कह सकते हैं कठिन संविधान, कठोर संविधान, सॉरी कठिन शब्द कम सही है, कठोर संविधान। चलिए ये 2 प्रकार के संविधान होते हैं। संशोधन की जो सुविधा है, जो उसमें प्रवृत्ति है, उसके आधार पर। सरल संविधान किसे कहेंगे, सबसे पहले हम इसे देखेंगे, फिर जटिल संविधान, है ना। आगे बढ़ें, आइए। सरल संविधान, इसकी परिभाषा क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। संविधान, भारत का संविधान कठिन है, जटिल है या फिर सरल है ना। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा। सरल संविधान का तात्पर्य यह है कि सामान्य जो नियम कानून के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसी के अनुसार उस संविधान में की संशोधन की प्रक्रिया होगी, है ना। संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है ना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया
वही जो कि सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया हो। विधि निर्माण की प्रक्रिया हो, है ना। तो इसे क्या कहेंगे? सरल संविधान। देखिए, संविधान तो एक लिखित दस्तावेज के रूप में हम अब यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं, है ना। और विधियों के निर्माण के लिए देखिए, जब समय के साथ में किसी भी विषय को लेकर, किसी भी क्षेत्र को लेकर, किसी भी बिंदु पर कुछ जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं, उनमें जो सरलता है, जिस आसानी पूर्वक, जिस सरलता से उनका निर्माण किया जाए, ठीक उसी प्रकार की, उतनी ही सरलता से, उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए जब संविधान में संशोधन का भी जो है प्रावधान ठीक उसी प्रकार से हो, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा संविधान क्या है? सरल संविधान है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि सरल संविधान किसे कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई, लेकिन जब जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया विधि निर्माण की प्रक्रिया से कठिन हो, जटिल हो, अलग हो, तो वहाँ पर क्या कहेंगे? कठोर संविधान, जटिल संविधान, है ना। तो ये चीज़ें हैं, है ना। तो ये सरल संविधान, अथवा आप क्या कह सकते हैं इसको, लचीला संविधान। इसका एक शब्द और प्रयोग किया जाता है, लचीला संविधान। हाँ, चलिए यहाँ पे लिखा गया है ना। अब इसके गुण और दोष पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके कौन कौन से गुण हैं भाई, और कौन कौन से दोष हैं, क्योंकि आपको जो है तुलनात्मक रूप में अध्ययन करना है ना। सरल संविधान के कौन से गुण होंगे और कौन से दोष होंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला गुण क्या होगा इसका बताइएगा आप लोग। इसका एक जो सरल संविधान का गुण है, उसके अंतर्गत आप कह सकते हैं कि यह जो है समय के साथ राजनीतिक प्रगति के अनुरूप होता है ना। राजनीतिक प्रगति के अनुरूप, प्रगति के अनुरूप, है ना। क्यों? क्योंकि जब सरल रहेगा और उसमें परिवर्तन करना आसान होगा, कोई भी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हो रही, चुनौतियां आ रही हैं किसी भी विषय को लेकर, राजनीतिक व्यवस्था को लेकर या फिर अर्थव्यवस्था को लेकर, तो अधिकारों को लेकर, तो उसमें जो है संशोधन आसानी पूर्वक किया जाएगा और जाहिर सी बात है प्रगति में बाधा उत्पन्न नहीं होगी, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है बच्चों। क्रांति की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, जो संविधान सरल रहेगा वहाँ पर क्रांति की संभावना कम होती है। कम पाई जाएगी, क्योंकि क्रांति कब होती है किसी भी देश में? जब शासन व्यवस्था जनमानस के आकांक्षाओं के अनुरूप, उनकी मांग के अनुरूप, उनके हितों के अनुरूप कार्य नहीं करता है और संविधान संशोधन नहीं करता है, तो देश के नागरिक क्या करते हैं? ऊब जाते हैं, लंबे समय तक संघर्ष करते करते, और फिर ये होता है कि एक दिन जो है उनका गुस्सा फूटता है और उस संविधान को बदलने के लिए वो उठ खड़े होते हैं, और उसे ही क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। शासन परिवर्तन क्रांति नहीं है। शासन परिवर्तन तो शासन सत्ता का परिवर्तन होता है, उसके अंतर्गत एक व्यक्ति से शासन सत्ता दूसरे व्यक्ति में चली जाती है। क्रांति का मतलब होता है किसी राष्ट्र का जो वैचारिक है, जो राजनीतिक है, जो जनमानस है, उनके जो स्तर हैं, है ना, उनमें आमूलचूल परिवर्तन होना, और उसके द्वारा जो है व्यापक स्तर पर देश का जो है विकास का जो मार्ग है, पथ है, वह अग्रसर होता है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और क्या? इससे राजनीतिक गतिशीलता बनी रहती है। राजनीतिक गतिशीलता, क्योंकि जटिलता नहीं है,
है ना, सरल संविधान है। राजनीति की जो गतिविधियां हैं लगातार भी बनी रहती हैं, और जो भी सरकार आती है सत्ता में, वे जो है अपने जनमानस के द्वारा जो किए गए वादे हैं उनके द्वारा जनमानस के प्रति उन सबको ध्यान में रखते हुए कार्य भी करेंगे, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और सरल संविधान का एक महत्वपूर्ण विशेषता और गुण होती है कि ये जो है संकट के समय में जो है उपयुक्त होते हैं। संकट काल में, संकट काल के लिए उपयुक्त होते हैं, सहज होते हैं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि कोई स्थिति परिस्थिति आ रही है, संकट कैसे? संकट का तात्पर्य यह है कि यदि जनमानस किसी भी प्रकार की नई चुनौतियों को जो है उससे लड़ रहा है या फिर उनकी जो है कुछ डिमांड है, तो ऐसे में क्या होता है कि इस संविधान के द्वारा जो है तुरंत परिवर्तन करके उनकी जो है मांगों को पूरा कर दिया जाता है ना। तो ये सारी जो है इसके क्या होंगे, आप कहेंगे सरल संविधान के गुण होंगे। और क्या आप इसमें शामिल कर सकते हैं सरल संविधान के और क्या गुण कहेंगे आप? सरल संविधान जो है वह जन भावना को जो है ध्यान में रखते हुए जन भावना के ज़्यादा जो है करीब होता है ना, जनमानस के करीब आप कह सकते हैं। क्योंकि जनमानस यह नागरिक यह महसूस करते हैं, एहसास करते हैं, उन्हें आभास होता है कि उनके हितों को ध्यान में रखा जा रहा है और संविधान उनके हितों की अवहेलना नहीं कर रहा है। और जब अवहेलना हो रही फिर परिवर्तन के माध्यम से उसे जो है सुरक्षित किया जा रहा है। इसके दोषों की बात किया जाए कि इसके कौन गुण अवगुण कौन कौन से हैं, तो ये ध्यान में रखना है कि सरल संविधान का सबसे जो पहला अवगुण है कि वह राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करता है। राजनीतिक अस्थिरता इसे समझते हैं। अब आप कहेंगे नहीं सर यहाँ पर तो गतिशीलता की बात की गई है, राजनीतिक गतिशीलता, वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता। देखिए दो अलग अलग शब्द हैं। राजनीतिक स्थिरता का तात्पर्य यह है कि जो राजनीतिक व्यवस्था बनाई गई है वह लंबे समय तक कार्य करे, और राजनीतिक अस्थिरता से तात्पर्य यह है कि जो भी राजनीतिक पार्टी या फिर नेतृत्व सत्ता में है इस समय वर्तमान में, उनके द्वारा अपने भावनाओं के और अपने विचारधारा के अनुसार, अपने विशेष लक्ष्य के अनुसार जो है उसमें परिवर्तन किया जाना है। सॉरी, थोड़ा सा खांसी आ गई। तो ये ध्यान में रखना है कि अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि समय समय पर सरकारें बदलेंगी और उनके द्वारा यदि संविधान उसी अनुरूप में जो है कम समय में कई बार जो है परिवर्तन किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और उसका खतरा जो है मंडराने लगेगा। क्योंकि सरल संविधान होने पर भाई जो भी सत्ता में रहेगा, जो भी राजनीतिक दल, वही जो है लगातार जो है इसमें परिवर्तन करते रहेंगे। संविधान जो है सरल है, तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है। और एक चीज़ आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि अधिकार सुरक्षित नहीं होते हैं। अधिकार जो है कम सुरक्षित रहेंगे। क्यों? क्योंकि संविधान जो है सरल है, उसे परिवर्तित करना आसान है, और संविधान में जो अधिकार सम्मिलित किए गए हैं उन्हें जो है कभी भी जो राजनीतिक दल है उन्हें परिवर्तित कर सकता है। ब्रिटेन के संसद के बारे में क्या कहा जाता है? वहाँ पर अलिखित संविधान है ना, सरल संविधान है। कहा जाता है कि ब्रिटिश संसद जो है एक महिला को पुरुष और पुरुष को महिला नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकते हैं, है ना। तो अब आप समझ सकते हैं कि अधिकार जो है किस स्तर पे वहाँ पर है। यद्यपि व्यवहारिक जीवन में अधिकार सुरक्षित है, वहाँ का जनमानस इतना शिक्षित हो चुका है कि उन्हें जो है अपने अधिकारों के प्रति जो है जागरूकता की स्थिति को वो प्राप्त कर चुके हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। राजनीतिक दलों के हाथ का खिलौना होता है। राजनीतिक दलों का खिलौना, जाहिर सी बात है जो भी राजनीतिक दल सत्ता में रहेगा वह अपने अनुसार
नियमों कानूनों में परिवर्तन करेगा संविधान में, फिर उसके बाद जब दूसरा राजनीतिक दल जो है सत्ता में आएगा तो वो अपनी इच्छा अनुसार जो है परिवर्तन करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि घूम फिर कर जो है कभी इन्होंने परिवर्तन किया, कभी इन्होंने परिवर्तन किया। इससे जनमानस का, नागरिकों का और राष्ट्र का जो हित है वह प्रभावित होता है ना। और क्या यह भी ध्यान में रखना है कि ये संघात्मक व्यवस्था के अनुकूल नहीं होता है, संघात्मक व्यवस्था के अनुकूल नहीं होगा, संघात्मक व्यवस्था के प्रतिकूल है। संघात्मक व्यवस्था में जहां पर जो संविधान है उसके द्वारा राज्यों को शक्तियां प्रदान की गई रहती हैं, है ना, शक्ति का जो विभाजन है वो हुआ रहता है। लेकिन जब सरल संविधान पाया जाएगा तो वहां पर जो संघात्मक व्यवस्था अर्थात राज्यों के जो अधिकार क्षेत्र है, शक्तियां हैं, उनमें भी परिवर्तन करना बहुत आसान होगा। तो वह जो है व्यवस्था संघ व्यवस्था के प्रतिकूल मानी जाएगी, है ना। और जो राजनीति में अशिक्षित लोग हैं उनके लिए जो है वह अयोग्य है ना, अशिक्षित लोगों के अयोग्य रहेगा। ऐसे में क्या होना है, अयोग्यता के प्रतिकूल। जो लोग राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं है, जिस देश के लोग या फिर जिस सत्ता के लोग, राजनीतिक जागरूकता यदि कम पाई जाएगी तो वह जो है स्थिति जो है घातक होगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जो संविधान की व्याख्या करने के लिए कोर्ट होगा अर्थात न्यायाधीश, वे जो है उसकी व्याख्या करने के लिए जो है कठिनाई उन्हें उत्पन्न होगी, है ना। व्याख्या में जटिलता आप कह सकते हैं, व्याख्या में कठिनाई उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि समय समय पर इसमें जो परिवर्तन किया जाएगा संविधान सरल रहे, इसके कारण आज कुछ उसकी व्याख्या की जाएगी, 2 महीने बाद फिर संशोधन कर दिया गया, फिर उसकी दूसरी व्याख्या बदल जाएगी, अर्थात स्थिरता नहीं होगी, स्थायित्व नहीं पाया जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये सरल संविधान की गुण और दोष हो गया, ये परिभाषा हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं। जटिल संविधान पर चर्चा करते हैं। जटिल संविधान किसे कहते हैं, है ना। जटिल संविधान, या फिर इसे आप क्या कह सकते हैं, कठोर संविधान। यदि इसके परिभाषा की बात किया जाए तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह विधि निर्माण की प्रक्रिया से अलग होनी चाहिए, है ना। संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की जो विधि है, विधि क्या आप प्रक्रिया समझिए, अन्यथा विधि जो है बहुत ही ज़्यादा एक राजनीति के शब्दों की जो शब्दावली है उसमें विधि शब्द जो है थोड़ा सा द्वंद्व उत्पन्न करता है ना। संशोधन की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न होगी। तो ऐसे में क्या कहा जाएगा, यह संविधान जो है जटिल संविधान है या फिर कठोर संविधान है। भारत में कौन सा है संविधान? भारत का संविधान कठिन है, जटिल है या फिर सरल है? भारत का संविधान सरल और कठिन दोनों है। जब हम लोग भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो उस पर हम लोग समझेंगे। गुण की बात करें, किसके गुण कौन कौन से हैं और दोष। एक जटिल संविधान या फिर कठिन संविधान का पहला जो गुण होता है वह यह होता है कि स्पष्ट होता है, वह निश्चित होता है ना। स्पष्टता या फिर आप कह सकते हैं वह निश्चितता।
जटिल संविधान में जो लिखा गया है उसे समय के साथ बार बार परिवर्तित करना थोड़ा सा कठिन होगा और उनमें जो है स्पष्टता पाई जाएगी, क्योंकि परिवर्तित सरकारों के साथ समय काल के साथ जो है उनमें परिवर्तन करना थोड़ा सा कठिन होगा और इस कारण से उनकी व्याख्या जो एक बार कर दी गई कोर्ट के द्वारा वह भी मान्य होगा, स्पष्ट होगा, है ना। राजनीतिक स्थिरता पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं जब संविधान कठोर है और उसमें आसानीपूर्वक परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो जो भी सत्ता में पार्टियां आएंगी शासन में, उनके द्वारा उन्हें बार बार परिवर्तित नहीं किया जाएगा अपने हितों के अनुकूल, और इसलिए जो राजनीतिक स्थिरता है उसकी स्थिति बनी रहेगी और अधिकार की रक्षा होती है ना। और आप क्या कह सकते हैं, अधिकारों की रक्षा इसलिए क्योंकि संविधान कठोर है। सरल संविधान होने पर उसमें जो है कभी भी अधिकारों का अतिक्रमण किया जाएगा। संविधान कठोर होने पर क्या है कि आसानी पूर्वक जो है लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। और यह क्या है, यह जो है अधिक सम्मानित है ना। और यह संघ के अनुकूल होगा, संघीय व्यवस्था के। है ना। सम्मानित क्यों होगा? क्योंकि यह जो है स्थिर है। भारत का जैसे संविधान जो स्थिरता उत्पन्न है उसमें, उसके कारण भारत के संविधान के प्रति जो लोगों की संवेदना है, जो भावना है, वह काफ़ी सकारात्मक है ना। कोई भी बात होता है तो आप क्या कहते हैं, हमारे संविधान में ये लिखा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। और संघ के अनुकूल इसलिए क्योंकि संविधान जो है जटिल होगा, कठोर होगा। ऐसे में जो राज्यों की शक्तियाँ, जो राज्यों के प्राधिकार हैं, शक्ति का जो पृथक्करण का जो सिद्धांत है ना, विकेंद्रीकरण की जो व्यवस्था है, उसे भी संविधान में व्याख्यायित किया गया है। और इससे जो संघ के राज्यों के जो हित हैं वे सुरक्षित रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं, है ना। कठोर संविधान की ये गुण है। अल्पसंख्यकों का जो विश्वास है वो भी बना रहेगा, है ना। और तानाशाही जो है आने की संभावना कम रहेगी, तानाशाही की संभावना कम होगी। क्यों? क्योंकि तानाशाही व्यवस्था क्या है, जब संविधान और नियम कानून को अपने हित में कोई शासक वर्ग जो है परिवर्तित करके देश के राष्ट्र के हितों को न ध्यान में रखते हुए सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को केंद्र में रखते हुए कार्य करें, है ना। तो लेकिन जब संविधान जो है कठोर है तो जो कानून की सर्वोच्चता है वो बनी रहेगी। और यदि वह शासक कानून का उल्लंघन कर रहा है, नियमों कानूनों का के विरुद्ध जाके कार्य कर रहा है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। यही तो जो है संविधान की जो तानाशाही है या फिर लोगों की जो तानाशाही है उस पर जो है प्रतिबंध लगाता है। इसके यदि दोष की बात किया जाए कि इसके अवगुण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो है वह यह क्या है, यह विकास में बाधक होता है। क्योंकि समय के अनुसार जो स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं उसमें उसके अनुसार संविधान कार्य करने में यदि सक्षम नहीं होगा समय की मांग के अनुसार, तो क्या होगा, देश का जो विकास है वह बाधित होगा, क्योंकि संशोधन करना कठिन है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इस तरीके का जो संविधान होता है उसकी वजह से जो है क्रांति की संभावना बढ़ जाती है, क्रांति का कारण हो सकता है, क्योंकि परिवर्तन किया नहीं जा रहा है, जटिल है। और इसके पश्चात क्या होगा, जनमानस जो है उसके विरुद्ध होने लगेगा, है ना। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कई बार जो जनमानस है उसके प्रतिकूल होता है, यह जनमानस हितों के प्रतिकूल। इसे समझते हैं। देखिए, संविधान ऐसा तो है नहीं कि हर दूसरे साल या 10वें साल या 50 साल बाद बदलना चाहिए। संविधान जो है लिखित दस्तावेज है। आज के जिन लोगों ने 200 साल पहले जिन लोगों ने संविधान लिखकर रख दिया,
यदि उसमें सरलता नहीं रहेगी, उसमें परिवर्तन करना आसान नहीं होगा, तो आज के बाद मतलब आज की स्थिति परिस्थिति या 200 साल बाद जो है जनमानस के समक्ष जो है नई प्रकार की चुनौतियाँ उत्पन्न होंगी जनता के सामने, है ना। नई स्थितियाँ रहेंगी, नई तकनीकी रहेंगी, नए जो है क्षेत्र रहेंगे, तो इसलिए नए चुनौतियाँ भी होंगी। उन्हें जो है उनसे निपटने में वह सक्षम नहीं होगा। तो आप क्या क्या कह सकते हैं कि जनमानस के हितों के जो है प्रतिकूल होगा। और ऐसे में जो न्यायपालिका के समक्ष बार बार जाने की जो है संभावना बढ़ जाती है ना। न्यायपालिका का प्रभाव अधिक हो जाएगा, न्यायपालिका का प्रभाव अधिक हो जाता है, न्यायपालिका का हस्तक्षेप, है ना, अधिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संविधान कठोर है, संशोधन जब भी करने का प्रयास किया जाएगा तुरंत जो है न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप कर लेगी और व्याख्या जो है करने के लिए जो है न्यायपालिका भी होगी। और संकट के समय में अनुपयोगी होगा, संकट काल में जो है ऐसे विषम परिस्थितियों से निपटने में सक्षम नहीं होगा, संकट काल में अनुपयोगी। ये सारी जो हैं क्या है, कठोर संविधान के जो है दोष हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो एक श्रेष्ठ संविधान होता है, एक अच्छा संविधान होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उस पर चर्चा किया जाएगा और फिर उसके बाद जो है हम लोग संविधानवाद पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।